इंसिडेंट है जो जहाँ मुझे इस टाइप के कुछ हॉरर एक्सपीरियंसेस हुए। हम कहीं घूमने गए थे, तो उसी दौरान कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए जो जिसके कारण हमको अपना टूर भी कैंसिल करना पड़ा। तो उसी बारे में हम लोग आज मैं आपको शेयर करूँगा वो एक्सपीरियंस। एक्चुअली क्या है कि मैं मध्य प्रदेश को बिलोंग करता हूँ, भोपाल को बिलोंग करता हूँ। तो हमारे यहाँ घूमने के लिए अगर आप छोटे मोटे पहाड़ और इसकी बात करेंगे तो पचमढ़ी एक हिल स्टेशन है। उसके अलावा घूमने के लिए ज़्यादातर लोग इसी तरफ आते हैं, आपके उत्तराखंड जाएंगे या फिर जम्मू जाएंगे या इस तरफ जाते हैं, क्योंकि अच्छे अच्छे माउंटेन्स। और जैसा उत्तराखंड को बोलते हैं देवभूमि, जब मैं गया तो मुझे वाकई लगा कि हाँ वो देवभूमि है। तो और एक्चुअली प्लान हमारा उत्तराखंड से आगे जाने का था। अब मैं काफ़ी टाइम से ले जाना चाह रहा था। इंसिडेंट स्टार्ट हुआ ये सितंबर 2026 में। मैं ले जाना चाहता 26। 2016 में। हाँ सॉरी, सितंबर 2016 में। तो मैं काफ़ी टाइम से जाना चाह रहा था ले। मैं आपको ये भी शेयर करूँ, मैं लगभग लगभग मैंने आधा इंडिया बाइक से घूमा हुआ है। तो मैं काफ़ी टाइम से पार्टनर ढूंढ रहा था साथ में जाने के लिए जो मेरे साथ ले जाए। तो मेरे कज़न ब्रदर हैं, मैं नाम भी ले सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, रंजन सोलंकी, रंजन भैया। तो वो मुझसे 10 साल बड़े हैं एज में। तो मैं काफ़ी टाइम से उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि हम लोग उन्हीं के साथ, मैं उन्हीं के साथ राइड पे जाता था। तो मैंने उनको बोला भैया ले चलना है अपने को। तो वो बोले यार देख, उनके एक फ्रेंड रहते हैं जो उनके चाइल्डहुड फ्रेंड थे, देहरादून में। और बोले मुझे उनसे मिलना है, तू चल कुछ टाइम निकाल के हम लोग फिर आगे अगर टाइम बनता है तो अपन ले चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग इंदौर से निकले और सेम इवनिंग हम लोग देहरादून पहुंचे। जो भैया थे, रंजन भैया, उनके फ्रेंड थे, मेरा उनका नाम रवि है, वो लेने आए हमें। हम लोग 6:30 बजे करीब लैंड हुए देहरादून में। और हम लोग अ, जब देहरादून पहुंचे तो वहाँ खाना वाना किया, कुछ हल्की फुल्की पार्टी वार्टी की, क्योंकि एंजॉय करने गए थे। तो फिर भैया बोलने लगे, रवि भैया, के चलो घर चलते हैं, अब कल का प्लान बनाएंगे कहाँ चलना है। तो उन्होंने पूछा यार घर चलना है कि फार्म हाउस चलोगे सोने। तो मैंने बोला भैया अगर घर ही सोना होता तो भोपाल से ही क्यों आते, इंदौर से ही क्यों आते। उनका फार्म पे ही सोएंगे, उनका कुछ अलग से कुछ एक्सपीरियंस करने यहाँ आए हैं। तो उन्होंने कहा चलो। तो देहरादून से लगभग 20 किलोमीटर दूर बाहर निकल के जो ग्राम सड़क होती है उस टाइप से सड़क के बाजू में उनका 20 एकड़ का आम का फार्म हाउस था, सुनसान। और जंगल एरिया, आसपास का जो एरिया वो बिल्कुल जंगल एरिया। तो शांति कितनी होगी और खामोशी कितनी होगी वो आप इमेजिन कर सकते हो। गए, अभी तो एक्साइटमेंट ही था इतना ज़्यादा, कह रहे इतनी अच्छी जगह आए हैं। तो मैं उसकी पिक्चर शेयर करूंगा, उसकी उस फार्म हाउस की। वो घर बाहर से बना हुआ है जैसे पुराने ज़माने का, है ना। शेड डाला हुआ है ग्रीन कलर का, वाइट कलर की। पुरानी जो दीवारें होती थी, गारे मिट्टी की मोटी मोटी जो दीवारें बनती थी पहले सपोर्ट के लिए, वो बट अंदर से पूरा लैविश। क्योंकि वो भैया भी जो थे, उनके फादर एमपी गवर्नमेंट में एडमिन एडमिन में बहुत अच्छी रैंक पे थे, वो वहाँ से रिटायर हुए। और इनके एक ब्रदर मतलब पुलिस सर्विस में भी बहुत अच्छी रैंक पे थे। तो मतलब ये थे कि इनका बहुत वेल टू डू काम था भैया का। हम अंदर गए, वही उनके फार्म में 4 बहुत बड़े बड़े और खूंखार डॉग, मतलब मैं उन डॉग्स के नाम नहीं जानता, मेरा मतलब इस मामले में मुझे नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी। तो इतने खूंखार के उनको देख के अच्छे अच्छे आदमी को पसीना आ जाए। तो हम बाहर रुके गाड़ी में, भैया अंदर गए, उनको बांधा रवि भैया ने। उसके बाद फिर हमें अलाउ किया। वो किसी भी अननोन को और अनजान आदमी को मतलब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे उनके डॉग्स। होता ये था कि जब हम लोग अंदर हो जाते रात में जब भी, तो केयर टेकर भी जो होता था और भैया अगर वहाँ रुकते थे तो वो उन डॉग्स को फिर रात में खुला छोड़ देते थे, क्योंकि क्योंकि वो बाहर थे और ठीक ठाक अच्छी फैमिली से थे। तो हो सकता है भाई चोरी का भी कोई चक्कर हो या कोई दुश्मनी भी हो, अगर तो रात बिरात कोई आ जाए तो प्रोटेक्शन तो थी जरूरी। तो हम लोग फिर बैठे, 2 रूम थे वहाँ पे। एक रूम में बैठ के हम तीनों बात कर रहे थे। बात करते करते लगभग 12:30-1 बजे का टाइम हुआ। तो भैया ने, रवि भैया ने बात करते करते, मैं जहाँ बैठा था, मुझे बोला कि दीपक बैठ के नीचे देख, बैठ के नीचे देख।
तो मैंने बेड के नीचे देखा, कुछ नहीं मिला। बोले एक काम कर, बेडिंग हटा के देख। तो मैंने बेडिंग हटा के देखा तो वहाँ 2 राइफल रखी थी, 2 राइफल रखी थी। तो मैंने बोला भैया, बोले यहाँ पे बेटा ज़रूरत पड़ सकती है कभी भी, है ना, अपन बाहर हैं, हो सकता है कोई जानवर आ जाए, जानवर ना आए, कोई और अटैक कर दे, क्योंकि अपन शहर से बाहर है, जंगल एरिया में है, तो ये प्रोटेक्शन के लिए रखनी पड़ती है। और क्योंकि उनके फादर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट से रिटायर हुए तो उनको था लाइसेंस वगैरह सब कुछ था। तो मैंने कहा ठीक है, बात में ये भी सही है कि भैया अगर कोई आ जाए और मरने मारने के लिए आ जाए तो बट ऑब्वियस है मार के हाँ, तो ठीक है। मैंने फिर ये बातचीत होती रही। थोड़ी टाइम बाद लगभग 1-1:30 बज गया होगा, तो मैंने 1 बज गया होगा, तो मैंने भैया को बोला भैया मैं सोता हूँ, क्योंकि वो चाइल्डहुड फ्रेंड थे तो उनकी बातें चल रही थी। मैंने बोला भाई मैं सोता हूँ। तो वो बोला अरे यार दीपक इतनी जल्दी जाके सो रहा। मैंने बोला भैया मैं उठाऊँ 5 बजे सुबह, और मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ कि जल्दी उठ जाऊँ, तो मैं इसलिए मुझे तो बहुत नींद आ रही है। तो बोले ठीक है। तो जिस रूम में हम बैठे थे, मैंने आपको बताया 2 रूम थे, उस रूम से जैसे ही मैं दूसरे रूम में जाने लगा तो भैया ने एकदम से मुझे बोला कि दीपक तू डरता तो नहीं है? तो कितना भी बड़ा कोई भी होगा, और फिर वो मेरे को जानते थे, उन्होंने भैया ने, रंजन भैया ने भी उनको बता चुका था कि थोड़ा सा एडवेंचरस टाइप का है। तो फिर मैंने कहा यार इस टाइप का क्वेश्चन ही यहाँ पे गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है, ये मुझे जानते हैं, मैं मेरे यंग 30s में था। तो मैंने कहा यार ये क्वेश्चन क्यों किया, तो कोई भी होगा तो उसके दिमाग में क्लिक करेगा क्या। तो फिर भी अपन ने, मैंने बोला भैया कि डरते हैं ना, क्यों डरेंगे भैया, आप हो, भैया हैं, मैं हूँ, राइफल है, क्यों डरेंगे। मैंने कहा नहीं मैं डरता नहीं, ऐसा करके मैंने बोल दिया। तो फिर जैसे ही मैंने एक कदम और बढ़ाया, फिर उन्होंने मुझे बोला कि पक्का ना तू डरता नहीं है। तो मैंने बोला अब कोई अगर इतना बोलेगा तो बट ऑब्वियस बात है कि फिर आदमी भले ही अपने मुंह से बोले कि मैं डरता नहीं हूँ, पर अंदर उसको कुछ ना कुछ होता है। हाँ क्या है ऐसा कि जब मैं बोल चुका हूँ, राइफल रखी है, 4 आदमी है, 4 बाहर इतने खतरनाक डॉग्स हैं, तो फिर क्या डरना, करना मतलब बच के गए। हाँ क्या डरेंगे किस चीज़ से। तो मैंने बोला नहीं, तो नहीं भैया मैं नहीं डरता हूँ और मैं सोने जा रहा हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि बेटा रात को कुछ आवाज़ आए तो डरना मत। कैसी हो? बस उन्होंने इतना बोला। मैंने भैया क्या आवाज़, तो बोले कि नहीं रात में कुछ आवाज़ आए तो डरना मत, और तेरे को लगे तो उठा लेना मेरे को। तो मैंने बोला ठीक है। अब मैंने ये बोल के चला गया सोने। अब क्योंकि पार्टी आर्टी करके आए थे, थोड़ी देर में नींद लग गई। अब मैं आपको बताऊं कि मैं जिस रूम में सो रहा था उसमें विंडो एसी लगा हुआ था, और वो विंडो एसी का जो आउटर पार्ट था वो पूरा खुले उस फार्म हाउस में था, उस साइड था, और वो पूरा एरिया मतलब मेरी दीवार के बाद पूरा खाली खाली एरिया, सुनसान रात का। तो एसी चल रहा था, तो उसकी हल्की सी विंडो एसी की हल्का सा साउंड आता है, तो उसमें आपको बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर आपको समझ में नहीं आती कि बाहर कुछ हो रहा है। पर रात को 3-3:30 बजे के आसपास की बात है, मैं टॉयलेट जाने के लिए उठा, और टॉयलेट जाने के लिए जब उठा तो वो विंडो एसी का रिमोट डोंट नो कहाँ था। मैं आया तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था, तो मैंने वो एसी को ऑफ़ कर दिया। एसी को ऑफ़ किया और मैं मैंने सोने का ट्राई किया। मैं सो रहा था, मैं कोशिश कर रहा सोने का, कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं है अभी के कुछ होने रहा है, क्या है क्या नहीं। अचानक से मुझे कुछ आहट सी सुनाई देती है, क्योंकि मैं बिल्कुल बाजू सो रहा, बेडिंग भी बिल्कुल बाजू में ही लगा हुआ था दीवार के, मतलब एसी के बाद खुला, और एसी के इस तरफ मैं और बेड। हुआ ये कि आहट आई तो मैंने बोला डॉग्स घूम रहे हैं बाहर, उन पे चलने वलने की आहट होगी, और मैं आराम से फिर रिलैक्स करके सो गया। बट आपको बताऊं, किसी जानवर के, 4 पैर के जानवर के चलने की आहट जो होती है, और 2 पैरों के चलने की आहट अलग होती है, आप समझ सकते हो, है ना। तो पहले तो मुझे ऐसा लगा कि, तो पर मैंने इग्नोर किया उसको। मैंने कहा खुले उसमें है नहीं, मेड भी सो रहा है, हाउस हेल्प भी जो है वो भी सो रहा है, 4 डॉग्स खुले हुए हैं, हम अंदर हैं, 20 एकड़ तक आसपास सब हमारा ही है, कोई ऐसे कैसे अंदर आ जाएगा। और मैं आपको बताऊं कि उसके पीछे, रूम के पीछे, थोड़ा सा पीछे की तरफ मस्जिद भी है, जस्ट पीछे मस्जिद भी है। तो मैंने कहा भाई मस्जिद भी पीछे बनी हुई है, तो ये सब ख्याल तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। पर मैं ये समझ पा रहा हूँ यार कि ये डॉग तो नहीं है यार,
फिर मेरे दिमाग में ये भी आया कि डॉग नहीं है तो कौन है यार जो मरने आ गया, क्योंकि ये आदमी तो राइफल लेके बैठा हुआ है अंदर, कोई कैसे आ सकता है अंदर? मतलब आप सोचो, ये आदमी, आज हम इसके फार्म हाउस पे आए हैं और ये आदमी तो सालों से इनका फार्म हाउस, यहाँ तो सबको पता होगा हथियार है इनके पास। तो मेरे दिमाग में वो चीज़ भी चल रही। पर अब आप सेकंड चीज़ सोचो, एक आदमी अपने घर से 600 700 800 किलोमीटर दूर, अनजान जगह पे, आसपास जंगल, सुनसान फार्म हाउस, वो अकेले रूम में, और बाहर कुछ ऐसी आवाज़ आ रही है। अब ये सेकंड थॉट जैसे ही मेरे दिमाग में आया, अब आप मानो, और जैसे ही मेरे दिमाग में आया तो मेरे को ऐसा लगा कि जैसे पैर का घुंघरू नहीं, मतलब जैसे किसी के राजस्थानी आपने ड्रेस देखी होगी तो उनके यहाँ भी कुछ वो पहनते हैं, उसमें भी हल्के छोटे छोटे घुंघरू होते हैं, उस टाइप की आवाज़। तो मैंने बोला बकरी, बकरी हो सकती है भाई, बकरी के गले में डला होगा घुंघरू। पर पर बकरी के पैर में खुर होता है, वो अलग चाल होती है। मैंने कहा यार, अब भाई जैसे मेरे को किसी के चूड़ी से खनकने की आवाज़ आई, भाई मेरे प्राण ऐसे निकल रहे थे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मेरे प्राण बिल्कुल निकलने को थे। मैंने कहा ये क्या, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या है क्या नहीं अभी भी, और ये भी मैं इमेजिन नहीं करना चाह रहा कि बाहर क्या है। पर मुझे डर इतना ज़्यादा अंदर से कि मेरे, आप लिटरली जिसको बोलते हैं कलेजा मुंह को आना, तो मेरे प्राण निकल रहा है बिल्कुल वहाँ बैठे बैठे। और मैं कोशिश कर रहा, सबसे पहले कोई किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट होगा तो हमारे समाज में, हिंदू और ब्राह्मण और इंडिया में, सबसे पहले आदमी को समझ में आएगा हनुमान चालीसा पढ़ो। भाई मेरे मुंह से हनुमान चालीसा नहीं निकल रही, मैं सिर्फ बोल रहा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर, उसके आगे जा ही नहीं पा रहा मैं। और मैं पूरा, मतलब मेरी हिम्मत समेट के मैं कोशिश कर रहा कि मैं चिल्ला दूं कि उन्होंने बोला कि भाई तू मेरे को आवाज दे देना, मेरे से चिल्लाते भी नहीं बन रहा। हाँ भाई, ये लगभग लगभग 20 25 30 सेकंड ये इंसिडेंट चला होगा। मेरे को पता चल रहा है कि कोई आसपास घूम रहा है, इधर इधर आसपास घूम रहा है, और कोई आसपास घूम रहा है तो क्या लगेगा, सिर्फ यार ये एक एसी है, विंडो एसी मेरे और इसके बीच में, ये क्या है मेरे को नहीं पता, क्योंकि मेरी लाइफ में मैंने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था। भाई थोड़ी देर बाद ये चीज़ें बंद हुई, मेरी भी कब, क्योंकि मैं पार्टी आर्टी किया हुआ था तो मेरी भी कब नींद लगी मुझे पता नहीं चला। बट ये है कि वो रात में सो गया। अब सुबह, क्योंकि मेरी नींद, रात में भी ये सब हो गया था नाटक, तो मैं लेट, उससे पहले ये तैयार थे बाहर कहीं जाने को। उत्तराखंड में एक जगह है मटोगी, आप आगे जाओगे देहरादून से 60 किलोमीटर पहाड़ों पे है, तो पहाड़ों पे जाओगे तो आपको टाइम लगता है, 60 किलोमीटर भी आपको 2 3 घंटे का समय लग जाता है। भैया के, रवि भैया के एक फ्रेंड थे जिनका वहाँ पे रिजॉर्ट था। अब मैं, इन्होंने मुझे उठाया कि अरे उठना यार, हम लोग सब लोग तैयार हो गए, तू सो रहा है यार, तू यहाँ क्या सोने आया है क्या यार इतनी दूर? साला वो दूसरा आदमी इंतजार कर रहा है वहाँ पे बैठे हैं यार, तू यहाँ। मैं फटाफट उठा, मैंने कहा यार लेट हो गया, सब तैयार हो गए। मैं फटाफट उठा, नहाया धोया, मैं बताना ही भूल गया किसी को कि क्या हुआ। मैं किसी को ये बताऊं, उस मेरे दिमाग में भी खत्म हो गया। मैंने कहा अरे यार सब जल्दी तैयार हो गए, अच्छी जगह जाना, माउंटेन्स पे जाना, मजे करना। मैं, मेरे दिमाग में भी नहीं रहा कि मैं वो भैया को ये बताऊं कि भैया रात को ये सब क्या था, आपने मेरे को ये सब बोला था और ऐसा ऐसा कुछ हुआ। मैं कुछ भी शेयर नहीं कर पाया। बैठे, तैयार हुए, फटाफट बैठे और निकल गए। अब हम लोग गाड़ी में 4 लोग हो गए, मैं, रंजन भैया, रवि भैया और उनके एक फ्रेंड थे, उनका भी नाम रवि था, जिनका रिजॉर्ट था दोनों। अब हम लोग घूमते फिरते ऊपर पहुंचे, उसके भी पिक्चर्स वगैरह सब मैं आपको शेयर करूंगा। अब वहाँ पहुंच गए। अब पहाड़ पे जो रिजॉर्ट था वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, बट उसमें कुछ रूम्स बने हुए थे अलग अलग पॉकेट्स में, और एक ग्लास हाउस बना हुआ था जहाँ पे रात को डिनर करते हैं और पार्टी वार्टी करने का। तो जब हम पहाड़ पे पहुंचे तो उस रिजॉर्ट में जब हम लोग गए तो उन्होंने पहले ही बता दिया रात को रूम से नहीं निकलना, यहाँ भालू होते हैं, भालू होते हैं। बोले बेटा रात को कुछ भी हो जाए कोई नहीं निकलता है, अगर हमारे गेस्ट होते हैं वो भी नहीं निकलते, जो हमारे सर्विस के लिए जो हमारे बंदे होते हैं वो भी नहीं निकलते हैं, तो रात को कोई नहीं निकलना यहाँ से। ठीक है, इवनिंग में सब पार्टी आर्टी की तैयारी हो गई, इवनिंग में पार्टी करने लगे, पार्टी आर्टी की, और एक रूम में हम 3 लोग सोए। कौन? रंजन भैया, रवि भैया जो उनके फ्रेंड थे, वो जो रवि भैया थे जिनका रिजॉर्ट था वो कहीं, वो अपने रूम में सोए, पर हम लोग तो क्योंकि रात में बकर करनी तो घूमने फिरने आए थे। तो रंजन भैया का मैंने आपको बताया कि उनको क्या मेडिसिन वगैरह चलती हैं, उनको शुगर बीपी और न्यूरोपैथिक पेन वगैरह रहता है, तो उनको मेडिसिन चलती, तो उन्होंने मेडिसिन ली
पर वो लगभग 11 साढ़े 11 बजे सो गया। अब बचे मैं और रवि भैया, दोनों पार्टी एनिमल। तो दोनों बात करते 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 हमको लगभग हो गया एक आध घंटा और फिर दोनों दोनों की बेडिंग आजू बाजू में लगी थी, जो कि वो भी डोर के पास थी। तो हम सो गए। अब सो गए, वही लगभग एक आध 2 घंटे का नींद हुआ होगा। उसके बाद फिर कुछ ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे बाहर कुछ है। तो मुझे नींद खुली और मुझे फिर कुछ ऐसा महसूस होने लगा, आवाज़ हल्की फुल्की सरसराहट आने लगी। अभी भी 2 पैर की आवाज़ आ रही मेरे को कि 2 पैर बाहर चल रहे हैं। तो मैंने बोला भालू है। अब अपने को कॉन्फिडेंस था कि भालू है भाई, भालू आता भी है, सब बोलते हैं। कुछ दिन पहले बोला भी, बताया कि अरे वो पास के गांव से एक डॉग को उठा ले गया भालू रात में। जो 4 पैर 2 पैर पे भी चलता है, मतलब आदमी अपने आप के अंदर ये बताने के लिए कि हाँ ये वो नहीं है जो वहां था। हाँ, तो अपन तो नहीं, भालू है यार ये। तो भालू तो ठीक है भाई, उस सेकंड की कल्पना करो कि वो भालू ने आपका गेट बचा दिया। बार बार ऐसे कंप्लीट नॉक नहीं है, बट ऐसे एकदम से आवाज आई, ऐसे कंप्लीट नॉक नहीं है, बस ऐसे कुछ आवाज आई। बट यार अगर आप पहाड़ पे अलग अलग पॉकेट्स में अकेले एक रूम में हो तो ये आवाज आई कहाँ से? और जैसे ही आवाज आई, मेरे पास रवि भैया सो रहे थे, मैं रवि भैया को उठा रहा हूँ, भैया भैया। तो वो जैसे पहले उठे तो मेरे से क्या बोलता है, अरे यार तू यार ये क्या ड्रामा है रात को, यार सोने तो दे यार कम से कम सुकून से। मैंने कहा, भैया यार गेट के बाहर कुछ है। तो बोलता है, यार दीपक कैसी बातें कर रहा है यार तू भी सोचा यार, सोने दे यार। कल अपने को फिर कहीं चक्राता निकलना था, आर्मी बेस से चक्राता निकलना था। तो मैंने बोला ठीक है, वो तो करवट बदली और सो गए, पर अपने को नींद नहीं आ रही। अब भाई सेम मेरे को हल्की से फिर वही चूड़ी की आवाज़ है। मैंने भैया को बोला, अरे भैया उठो आप और देखो, आप ध्यान से सुनो। अब पूरा पहाड़ सन्नाटा, बिल्कुल अंधेरे। तो आपको आवाज़ तो समझ आएगी यार, आवाज़ तो आपको क्लियर सुनाई देगी। अगर किसी गांव में, पास वाले गांव में कुत्ता भी रो रहा होगा तो आपको आवाज़ क्लियर आएगी वहाँ पे। अब वो भाई जैसे ही भैया थोड़ी देर मेरे साथ बैठे रहे, मैंने भैया देखो आप सुनना, ठीक है थोड़ी देर नहीं है। थोड़ी देर बाद जैसे सिर्फ एक खनक की आवाज़ आई, जैसे किसी की चूड़ी उतरी हो, जैसे किसी ने हाथ ऐसा किया हो और वो पूरी चूड़ी उतरती है ना, तो वो एक से एक चूड़ी टकराती है, तो कैसी खनक की आवाज़ आई। जैसे ही खनक की आवाज़ आई, रवि भैया के तोते उड़ गए। आपने चूड़ी तो नहीं पहनी। हाँ, रवि भैया बोल रहे कि जैसे ही उन्होंने देखा, रवि भैया ने खुद ने मुट्ठी भींच ली ऐसे करके। अब अपनी जो भी सुनाई या दिखाई सुनाई दे रहा है वो हाँ, आपको अब दे सिर्फ सुनाई दे रहा है मेरे को और उनको। वो तो दवा लेके पड़े, रंजन भैया को तो कुछ समय कुछ नहीं। और उनने मेरे को तुरंत पीछे बेड से पीछे खींचा और मेरे से बोले कि कुछ होगा यार ऐसा करके, पर उनके हाथ ऐसे भींचे हुए कि मैं समझ गया। भैया, मैंने कहा ये क्या है यार, मैंने उनको ये बोला, भैया ये क्या है यार। मैंने कहा मैंने कभी ऐसा, ये क्या है, मतलब ये क्या हो सकता है? तो वो बोले कि कुछ नहीं रे, होता है पहाड़ आड़ पे कुछ आवाज़ें आती है ऐसी कर, उन्होंने ऐसा बोला। पर वो उनके चेहरे से मैं समझ गया कि यार भैया आपने, तो मैंने उनको, पहले तो हमारा आधा पौन घंटा ऐसे निकला। अब पहाड़ पे आप आवाज़ भी किसको दोगे, रात को किसको चिल्लाओगे, क्या करोगे भाई। यही सीन 15-20 मिनट 25 मिनट चला होगा, ये चीज़ हुआ ख़त्म, ये सीन पूरा। और जब सीन ख़त्म हुआ तो नींद तो अब आने की नहीं उनको भी, क्योंकि उनको एक्चुअल में पता है कि कुछ था। अपने को तो यही पता कि पता नहीं क्या था यार ये। तो मैंने उनको फिर रात की सारी बात बताई। मैंने भैया कल कल है ना ऐसा ऐसा वहाँ पे भी हुआ था। तो बोले तूने मेरे को वहाँ पे नहीं बताया। मैं भैया सुबह उठे ऐसा होगा, और रात को मैंने बहुत चिल्लाने की कोशिश, बोले हमें तो कोई आवाज़ ही नहीं है। मैं भैया मैंने कोशिश करी, मेरे को तो ये प्रॉब्लम होती थी कि ना तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ पा रहा था और ना मेरे मुंह से आवाज़ निकल रही थी भैया। और मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि मेरे को कहीं अटैक ना आ जाए। लिटरली मुझे उस समय ऐसा लग रहा था, जब आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो, आप घबरा बहुत ज़्यादा जाते हो, तो ऐसा लगने लगता है, हार्ट बीट इतनी फास्ट हो जाती। तो मुझे उस रात तो फार्म पे ये लग रहा था कि मैं मर ना जाऊँ, कहीं मेरे को अटैक ना आ जाए। इतना बाहर में पड़ा पड़ा काँप रहा था यार, मेरे को अटैक ना आ जाए। भैया वो रात निकली, सुबह उठते ही उन्होंने सीधे अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया। हाँ, उनके, अब आप समझो कि वो 60+ ही हैं, क्योंकि वो रिटायर उनके फादर हुए, तो वो लगभग 70+ की एज थी उनके आंटी की। उनको फ़ोन लगाया और जो शब्द थे उनके, वो शब्द सुन के मेरे और पसीने आ गए। बोले ये मेरे जो
रंजन को राजा बोलते हैं, रंजन भैया को राजा बोले। राजा और राजा का फ्रेंड आया था दीपक, वो बोले कल वो वहाँ रुका था और कल इसको वहाँ कुछ परेशान कर रहा था, और मम्मी वो हम यहाँ आए तो यहाँ भी कर रहा था। जैसे ही उनने ये सुना कि यहाँ आए यहाँ भी कर रहा था, तो उसकी मम्मी घबरा गई। बोले बोले वो फार्म में जो भी हो रहा था वो ठीक है, उनको पता होगा जब भी उन्होंने बोला, पर बोले वो चीज़ पीछा भी कर रही है वहाँ तक, तो उनकी मम्मी भी घबरा गई। अब उनकी मम्मी घबरा गई तो उन्होंने बोला कि अपने पुराने गांव में जाओ जहाँ से वो आए थे। वहाँ पे एक शिव जी का टेम्पल है, लकड़ी से बना हुआ है, डबल स्टोरी, महाशु टेम्पल बोलते हैं उसको भाई। महाशु नाम है, आप सर्च करोगे तो पता चल जाए। तो वो उन्होंने बोला तुम सीधे वहाँ जाओ सबसे पहले। बोले हम तो यहाँ जा रहे हैं, मसूरी जाएंगे, अब वहाँ फलाना। तो बोले कहीं नहीं जाओगे आप सीधे वहाँ जाओगे। तो भैया ने बोला चलो। हम लोग वहाँ पहुँचे, मैं पिक्चर्स है वहाँ की भी, वहाँ दर्शन करें, वहाँ दर्शन वगैरह किए। अभी भैया कुछ भी नहीं बता रहे कि क्या चल रहा है। अभी जो 1 दिन 2 दिन और रुकने का चक्राता जाने का वो प्लान अभी बीच में पोस्टपोन हो गया, अभी सीधे टेम्पल जाओगे वहाँ पे। तो हम दूसरे किसी और पहाड़ मेरे को समझ नहीं आता, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पहुँच के वो गाँव पहुँचे, वहाँ पे टेम्पल पहुँचे, वहाँ उनके कुछ रिलेटिव्स रहते थे। तो मैंने पहली बार लाइफ में छोटे दरवाज़ों के घर भी वहीं देखे, छोटे छोटे दरवाज़ों के घर देखे वहाँ पे। मतलब अपने को नील होना पड़ जाए, झुकना पड़ जाए इतने, तो मैं झुक गया। मैं देखा, ये भी मेरे लिए एक्सपीरियंस ही था, एक कल्चरल एक्सपीरियंस है। मैं कि यहाँ का कल्चर कैसा है, हम इतने बड़े बड़े और वो झुक झुक के जाना पड़ा। वहाँ बैठे, उन्होंने खाना खिलाया, और खाते खाते रवि भैया ने, जो उनके घर में बुजुर्ग थे, उनको बताया कि मम्मी का फ़ोन आया था, क्या आपके पास? बोले हाँ आया था। तो बोले बस इतना ही बोला? तो बोले तुम अब सीधे घर जाओ यहाँ से। अब हमारा टूर प्लान कि अब मसूरी जाएंगे कल, और ऐसा जाएंगे वैसा जाएंगे, तो उन्होंने कहा तुम घर जाओ। तो मैंने बोला भैया घर जाने के लिए थोड़ी आए हैं यार। तो बोले बेटा अभी चल यार, ऐसा को। हम लोग वहाँ से फ्री होके घर आए, देहरादून आया तो पहले ही घर में सब साज सज्जा प्रोग्राम चल रहा, पंडित बैठा, हवन की तैयारी चल रही, सब चल रही। हम जब पहुँचे तो उन्होंने तीनों को बिठाया भैया, उनके पापा मम्मी ने पहली तैयारी कर ली थी, बिठाया। और कम से कम 2 ढाई घंटे तक तो उन्होंने पूजा पाठ करी, और कलावा अलावा जो बांधा, और एक एक पोटली मेरे को, रंजन भैया को और उनको तीनों को दी, और बोला कि अब इसको 21 दिन तक अपने साथ रखना, और अब यहाँ से सीधे घर जाना। जबकि हमारा प्लान क्या था, इंदौर से हम देहरादून आएंगे, और हमने अपनी बाइक्स जो थी वो दिल्ली पहले ही पहुंचा दी थी कि अब देहरादून से लौटेंगे दिल्ली, दिल्ली से जाएंगे बाइक से सीधा ले। तो उन्होंने बोला अब नहीं जाओगे, अब आप सीधे घर जाओगे, और 21 दिन आप कहीं नहीं जाओगे अब, और इसको आप वॉशरूम या टॉयलेट जाने के अलावा पूरे समय आप उसको अपने साथ रखोगे। तो भाई मेरा चेहरा उतर गया। मैंने कहा यार भैया वो सब तो हुआ ही हुआ, ये तो अच्छा खासा प्लान भी कैंसिल हो गया। मैं 10-12 दिन की छुट्टी लेके आया, और 3 दिन में रैप अप हो गया सब कुछ। तो फिर उन्होंने बहुत इंसिस्ट करके बोला उनके पापा मम्मी ने कि बेटा अभी मत जाना, देख हम तेरे को बोल रहे हैं अभी कहीं मत जाना तुम लोग, है ना। तो मैंने तो भाई, मेरी तो ये भी हिम्मत नहीं कि ये क्या था क्या नहीं था पूछने की। हाँ हाँ। तो मैंने फिर अभी तो हम चले गए वापस। अब कुछ टाइम बाद रंजन भैया ने कुंभलगढ़ में एक होटल लिया, तब रवि भैया वहाँ आए उसके इनॉग्रेशन में। तब अब कुंभलगढ़ में, तब हम रात को पार्टी वार्टी कर रहे थे, तब मैंने वो भैया से पूछा कि यार भैया सच बताओ कि या तो आपने मजाक करा यार मेरे साथ, आपने जान करके। बोले यार तेरे साथ अगर मजाक करता तो मैं तेरा पूरा टूर कैंसिल करा के, मैं तेरे को 1 दिन परेशान करता, 2 दिन परेशान करता, मैं तेरा पूरा टूर कैंसिल करा के, जबकि मेरे को बताया तुमको आगे भी जाना है, तुम लोग मेरे यहाँ भी घूमने आए हो, तुमको अभी मसूरी भी जाना है, चक्राता भी जाना है, सब जगह। एक देवबंद करके भी जगह है, 45 डिग्री मतलब इंक्लिनेशन है, वो उस ऐसे जाती है गाड़ी, मतलब बहुत शानदार। तो बोले तुझे अभी मैं अभी तेरे को सब कुछ घुमाने वाला था, तेरे को राजा को, और मैं तेरे को बोलूँगा कि तू चला जा। तो मैंने कहा भैया क्या सीन है यार? बोले यार हमारे उस फार्म में पिछले 6-7 साल से ये समस्या चालू हुई,
और उसके चक्कर में हमारे क्योंकि वो इलाका जो है मुस्लिम बहुल है, उसके आसपास मुस्लिम परिवार रहते हैं, तो पीछे की तरफ मस्जिद भी बना दी है। बट यार आज भी कभी कभी ये समस्या कभी ना कभी हो जाती है। तो मैंने कहा यार भैया, ये कैसी समस्या है यार, आपने मस्जिद भी बनवा दी और आपको भी बैकग्राउंड नहीं पता। तो बोले आगे तो सुन ले। तो मैंने कहा वो मस्जिद के जस्ट थोड़ी सी आगे कब्रिस्तान है बोले। तो मैंने कहा भैया, यार भैया ऐसी जगह लेने का क्या लॉजिक है यार। बोले यार बेटा, प्रॉपर्टी ऐसे छोड़ी जाती है क्या। बट ये सब छोटी मोटी चीज़ें जब होती थी तो हमने पीछे सभी गांव वालों ने, क्योंकि ये लैंडलॉर्ड पार्टी थे, तो सबको मिला के बात करके उन्होंने कहा एक काम करो, आप बिल्कुल अपने फार्म हाउस के जस्ट दीवार से लगा के मस्जिद बना लो, तो और चीज़ें थोड़ी सी सेफ हो जाएंगी। तो फिर भी जब उन्होंने बोला, ये चीज़ मेरे को बताई, तो मेरे को यकीन तो नहीं हुआ, क्योंकि देखा नहीं, पर जो एक्सपीरियंस किया। तो मैंने पूछा भैया था क्या। बोले ये तो मेरे को भी नहीं पता, पूछ मत, पर मैंने तेरे को इसीलिए बोला था उस रात को कि अगर तेरे को लगता है कुछ तो तू आ जाना मेरे पास, आवाज़ दे देना। पर मुझको खुद को फेस करना पड़ा और ये चीज़ वहाँ तक चली गई, मतलब ये मेरे ख़ानदान में भी कोई एक्सेप्ट करने की मतलब हालत में नहीं है अभी। और इतना सब कुछ मेरे साथ इसीलिए हुआ, तुमको बुलाया, पूजा पाठ करी, वहाँ भी भेजा, वो सिर्फ इसलिए कि वो चीज़ साथ चल दी, तो मतलब ये बहुत बड़ी समस्या हो गई। और एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ एक्चुअली। अभी रिसेंटली ना लास्ट नवंबर में मेरे ब्रदर की शादी हुई है, छोटे वाले भाई की। तो तब मेरे घर बुआ, मेरी सारे रिलेटिव आए हुए थे, तो बुआ भी मेरे यहाँ आई। उनके दो बेटे हैं, एक कार्तिक और एक मिनी। मेरे फूफा जी जो है रेलवे में है, ठीक है। और फूफा जी के बड़े भाई हैं, फूफा जी के मदर फादर नहीं है, तो फूफा जी के जो बड़े भाई हैं वो ही फादर फिगर है उनकी फैमिली में। तो ये टाइम कोविड के टाइम की बात है। हमारे जो फूफा जी के बड़े भाई हैं उनको हो गया कोविड। तो रतलाम में वो रहते थे, तो रतलाम में इतने जो फैसिलिटीज़ है, मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी बहुत अच्छी उस लेवल की नहीं है कंपैरेटिवली, अगर आप इंदौर से कंपेयर करोगे तो उनको इंदौर लेके आए। अब कोविड का टाइम चल रहा है, फूफा जी यहाँ एडमिट बड़े, और उनके जो मेरे रियल फूफा जी हैं, मतलब वो उनकी टेक केयर करने को यहाँ आ गए। तो उन्होंने कहा यार वहाँ मेरी फैमिली पूरी पड़ी हुई है, सिर्फ लेडीज़ और दो बच्चे हैं, तो उनको भी यहाँ ले आता हूँ। तो उन्होंने एक रूम लिया रेंट पे इंदौर में, और पूरी फैमिली को यहाँ लिया। अब रूम था डबल स्टोरी, ग्राउंड प्लस वन, ठीक है। उसमें जो बड़े फूफा जी जिनकी जो एडमिट है, उनका एक भाई, उनका बेटा कार्तिक, मिनी, 3 बच्चे, बड़े फूफा जी की वाइफ मेरी बुआ, और मेरे फूफा जी, और इनकी एक बड़े फूफा जी की बेटी है जो यूएस में पढ़ रही है। तो ये क्या थे, दिन भर बच्चे, फूफा जी तो हॉस्पिटल में दोनों, छोटे फूफा जी भी टेक केयर करने के लिए, और ये बच्चे क्या है दिन भर वीडियो वगैरह बना के, और एक अलेक्सा, एक एआई टूल आता है, उसको बस इंस्ट्रक्शन दे के कि अलेक्सा रूम की लाइट ब्लू करो, ग्रीन करो, रेड करो, ये करो, वो करो, दिन भर उसको कुछ ना कुछ ऑर्डर देते रहते हैं, और वो जो भी उसके आउटकम होते हैं वो उसको रिकॉर्ड करते रहते थे, वीडियो वगैरह बनाते रहते। बोले यार मेमोरी है, हम दीदी को भेजेंगे करके। तो बुआ मेरी बताती है, मैंने बुआ ने मेरे को बताया एक बार फ़ोन पे, तो मैंने उनको बोला बताओ क्या बात है। तो उन्होंने बोला मैं फ़ोन पे नहीं बताऊंगी बेटा, जब आऊँगी तब बताऊंगी। तो मैं ठीक है। अब वो आए शादी में, उन्होंने बताया, तो बोले बेटा उस घर में नौकरानी 2 दिन से ज़्यादा ना टिके, हाँ, और बिना पैसा ले चले जाए। अब नौकरानी ना मिले तो ये लेडीज़ों को घर में काम करना, जब ये काम करें तो ये बोले काम ख़त्म ही ना हो यार, और जब हम काम करें तो इतनी भूख लगे कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर जब खाना सामने रखें तो खाना ना खिले। तो मैंने बोला ऐसा, बोले तू आगे की बात सुन। मैंने ऐसा कैसे होता है, भूख लग रही है, आदमी मेहनत कर रहा है तो खाना खाएगा ही खाएगा। और बोले कोई बिना पैसा लिए क्यों जाएगा। तो मैंने ठीक है बात तो, मैंने कहा फिर, बोले पर जैसा भी था हमने सोचा कोविड में नहीं लोग आना चाह रहे हैं एज ए मेड, हाउस हेल्प नहीं आना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं। बोले बेटा पर अजीब सी तबीयत खराब रहे, बोले मेरी भी और मेरी भाभी की भी। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कोविड है यार, हो सकता है हल्का फुल्का वायरल होगा ये। बोले नहीं बेटा, एक रात फूफा जी और मिनी जो सबसे छोटा बेटा है वो ऊपर रूम में सो रहे,
और वो बाजू में एक और रूम था जिसमें बड़े फूफा जी का बेटा और कार्तिक दोनों साथ में लेटे मस्ती कर रहे हैं, वीडियो वगैरह बना रहे हैं। वीडियो बना रहा कार्तिक, और कार्तिक उसको अलेक्सा को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि अलेक्सा ग्रीन लाइट कर दो। तो उसने ग्रीन लाइट कर दिया। फिर उसने बोला अलेक्सा येलो लाइट करो, उसने येलो लाइट किया। और वो अपने भाई को फिल्म कर रहा है, वो लेटा हुआ था, बड़ा भाई कार्तिक उसको फिल्म कर रहा है, लेटा हुआ था। और उसने अचानक से बोला कि अलेक्सा रेड लाइट करो। उसने जैसे रेड लाइट की हुई रूम की, भाई एक फिगर लेडी कार जो उसका भाई सो रहा था उसके बाजू से उठी और उठ के सीधे उधर दरवाजे की तरफ चली गई। इसने ये कैमरे में रिकॉर्ड है वो। तो जब इसने देखा तो इसने पहले ऐसे देखा और फिर ऐसे देखा, तो उसको कुछ नहीं दिखा। फिर इसने ऐसे देखा कैमरे में तो वो दिख रहा है कि वो गेट के वहां खड़ी है। और फिर उसने ऐसे देखा तो कुछ भी नहीं। और फिर वो परछाई, वो चीज लेडी साफ, कोई परछाई नहीं, कुछ नहीं, वो चली गई इधर। जैसे ही वो गई इसने फोन काटा और बोले भैया, और बोले हाँ, बोले भैया ये देखो। तो इसने जब अपने बड़े भाई को दिखाया, उसने जैसे ही देखा, और जैसे ही देखा इसने इसका हाथ पकड़ा और बोले कार्तिक भाग। और ये भाग के नीचे की तरफ आए। और लगभग 12:30 1 बजे की बात होगी, मस्ती कर रहा हूँ। ये नीचे भाग के आया और मेरी बुआ के पास और जो उनकी भाभी थी उनके पास आके उनके रूम में बोले मम्मी हम आपके साथ सोएंगे आज। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। पर थोड़ी देर बाद मेरी, क्योंकि मैंने बताया बुआ की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरी बुआ ने बोला कि बेटा देख मेरे को ठंड लग रही है, तो ऊपर जो एक्स्ट्रा ब्लैंकेट रखा है वो लिया। तो जब उससे ये बोला तो वो लड़का रोने लग गया। तो उन्होंने बोला कि क्या हो गया बेटा, क्या बात होगी, रो क्यों रहा है तू, ब्लैंकेट ही तो लाना है, रुक जा मैं ले आती हूँ। तो जब मेरी बुआ जाने लगी तो बोले नहीं मम्मी मत जाओ, ऊपर मत जाओ। तो मेरी मम्मी वो बुआ बोली कि ये क्या बात है मत जाओ। तो उन्होंने बोला कि क्या बात होगी बेटा, बोले मम्मी मारना मत, मेरे को मारना मत या डांटना मत। तो बोले कि नहीं बेटा क्या बता। अब पेरेंट्स भी घबरा जाते हैं जब बच्चे इस तरीके से बात करते हैं। तो बोले पता। तो उसने जब वीडियो दिखाया तो मेरी बुआ के भी हाथ पांव फूल गए, मेरी बुआ भी घबरा गई। अब मेरी बुआ को डर ये भी कि ऊपर तो ठीक है, बाजू वाले रूम में फूफा जी और उनका छोटा बेटा भी सो रहा है। अभी उनको फ़ोन लगा रहा है तो वो बेचारे दिन भर सुबह से हॉस्पिटल में रहते थे मेरे फूफा जी, तो वो रात को सो रहे तो फ़ोन साइलेंट पे करके सो रहे, तो उनको घंटी नहीं आ रही। ये आवाज़ मार रहा है तो भी नहीं उठ रहा है वो। ये नीचे पूरी रात इनने भजन पूजन करते रहे कि हे भगवान मेरे हस्बैंड को, मेरे बेटे को कुछ ना हो, और कैसे भी करके मतलब वो सलामत रहे। और भैया सुबह आए, मेरे फूफा जी को इन्होंने चीज़ दिखाई, आपको आज ऐसा हो और कल कोई चीज़ दिख जाए, मतलब कल आप, और कोविड में क्या है, आज आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ, आपको दूसरी जगह का रूम लेना तो इतनी इजीली रूम मिल भी नहीं रहे थे। हाँ, उधर जो है बड़े फूफा जी, उनका भी लंग इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो गया था कि उनको भी नहीं छोड़ सकते कि उनको छोड़ के रूम देखें, और घर की महिलाएं कोविड में रूम देखती फिर ये भी पॉसिबल नहीं है। तो सिचुएशन ऐसी हो गई कि अब अगले 3 4 5 दिन तक ये लोग नीचे, और ये रोज इनका 90% टाइम ये समझ लो भजन और पूजा में ही निकले कि कैसे भी करके मेरे बच्चों को कुछ नहीं हो, मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं हो, और हमको भी कुछ ना हो। भाई एक आध हफ्ता निकला, मेरे फूफा जी रूम वगैरह भी देखें इधर उधर, पर कुछ मिल नहीं पा रहा। भाई अब रात में हरकतें चालू हो गई उस रूम में, उठा पटाख धड़ाम धुड़ूम आवाज़ें आना चालू हो गई। अब हमारी जो बुआ और जो उनकी भाभी थी वो रात में बस हाथ पांव जोड़ते रहे और यही बात करते रहे कि बस देखो हम ये रूम थोड़े दिन में खाली कर देंगे, जो भी है मेरे बच्चों को, मेरे आदमी को हर्ट मत करना, हार्म मत करना, हमको हार्म मत करना, हम ये रूम जैसा है, ये घर जैसा है, जैसा कि जैसा छोड़ के चले जाएंगे। भाई 2 4 दिन ये चीज़ें चलती रहीं, ये सब बर्दाश्त करते रहे। फिर मेरे फूफा जी ने बोला कि छोड़ो, होटल में रुको, जो एक्सपेंसेस होंगे देखेंगे। तो ये सब करके मेरे फूफा जी होटल में शिफ्ट किया, और निकलते निकलते भी हाथ पांव जोड़ के निकले मेरी बुआ वगैरह, तो क्योंकि महिलाएं डर जाती हैं यार बहुत ज़्यादा। बोले जो है जैसा है हमें माफ़ कर देना, और प्लीज़ हमारे बच्चों और मेरे परिवार को कोई हार्म मत करना, ये बोल के वो तो निकल गए, चले गए। होटल में 3 4 दिन रुके। मेरे मौसा जी फिर
उसी एक सैटरडे को एक हनुमान मंदिर गए। फिर वहाँ उन्होंने बताया समस्या अपनी कि ऐसा ऐसा समस्या थी, अब तो हम शिफ्ट हो गए हैं, पर हमें कोई समस्या ना हो तो गुरुजी ऐसा कुछ हमको बता देना। तो वही जो उनका उनको करना रहता है, कुछ देना रहता है या पूजा पाठ करनी करानी रहती है, वो सब किया। और फिर थोड़े टाइम बाद बड़े जो मेरे फूफा जी ठीक हुए, उसके बाद ये लोग वहाँ चले गए। बट ये एक्सपीरियंस ऐसा है कि अभी भी जब आके मेरी बुआ ने जब मुझे बताया तो पहले अपने सारे बच्चों को बोला कि तुम सब लोग नीचे जाओ, नीचे सब चल रहा है ना, फंक्शन वगैरह सब कार्यक्रम चल रहा है, तुम सब बच्चे नीचे जाओ। और फिर उन्होंने बोला, बोले दीपक तू यकीन नहीं करेगा, बोले बेटा ऐसा ऐसा। उनका बुआ आप बोल रही हो और फूफा जी बोल रहे हैं तो मैं यकीन कर सकता हूँ, क्योंकि फूफा जी मेरे ऐसे नहीं है भाई। मतलब मैं वो रोल मॉडल है मेरे लिए। ये मान लो आप एक परिवार को कैसे मैनेज करते हैं, रिलेशंस कैसे मैनेज करते हैं, और किस तरीके से एक ऑथेंटिक आदमी होता है, उस टाइप के हैं मेरे फूफा जी। तो मैं ये सोच ही नहीं सकता कि अगर मेरे फूफा जी ने कोई मेरे को बात बोली है तो उसमें कुछ भी। हाँ। तो मैंने फूफा जी से कुछ नहीं पूछा, मैंने बस फूफा जी को अगले दिन जाके, क्यों, मैंने कहा फूफा जी बुआ जो बोल रही है वो सही बात है, वो इंदौर वाले रूम की, तो बोले तेरे को भी बता दिया। बोले मैंने कि हाँ। बोले हाँ बेटा। बस इतना बोला, और मेरे लिए ये कंफर्मेशन काफ़ी था। मतलब उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है मैं हमारे परिवार में, उस हिसाब से तब मुझे लगा, मैंने कहा यार बुआ, मैंने बुआ वो है क्या क्लिप अभी। तो बुआ बोले यार बेटा ऐसी चीज़ कौन रखता है यार, वही बच्चे के मोबाइल में था। बोले तो हमने तो सबसे पहले आके वो डिलीट करा और वो मोबाइल सेकंड हैंड बेचा। हाँ कि भैया तू भी ना रहे, और बोले इसको दूसरा मोबाइल दिलवा। बोला उसको बेचा कि भैया इसको जितने में जा रहा बेचो, तुम तो दूसरा मोबाइल लेके आओ। अ, मैंने तो ये तक देखा है, लोग बताते हैं कि मैंने भूतों को पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते हुए देख लिया और ये और वो, मतलब मेरे रियल मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से आज मेरी एज लगभग ऑलमोस्ट मैं मेरे 40s में हूँ। और मैंने आपको बताया कि 15-20 साल तो मेरे ऐसे हो गए कि मैं रात पूरी नाइट ही सफ़र किया मैंने, हमेशा जब भी सफ़र किया। तो मेरा तो, और मैंने अकेले अकेले भी किया है, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ मेरे दोस्तों के साथ या मेरे रिलेटिव्स के साथ, अकेले भी मैंने इतना सफ़र किया है। तो मेरा कोई एक्सपीरियंस ऐसा नहीं रहा। मतलब मैंने 1100 किलोमीटर अकेले मतलब सिंगल उसमें मोटरसाइकिल चलाई है, थ्रू आउट डे थ्रू आउट नाइट। मैंने कुछ देर हॉल्ट कर करके मैंने इतने इतने ड्राइव किया, और सब जगह किया है। आप हिमाचल ले लो, आप इंदौर से डायरेक्ट गोवा निकल गए तो उधर चले गए बाइक से। राजस्थान पूरा 12 दिन हमने घुमा है हार्ले, और उससे गोल्ड विंग से मेरे सब पिक्चर्स वगैरह मैं शेयर करूंगा आपको। तो कहीं कोई ऐसा मिलता तो। एक इंसिडेंट है, उसमें मेरे ब्रदर के साथ ही हुआ, बट ऐसा कुछ दिखने दिखाने वाला टाइप का ऐसा नहीं हुआ। मतलब अगर आपको कुछ दिखेगा भी तो वो, मुझे नहीं लगता कि वो सफ़ेद साड़ी और ये और वो, मेरे हिसाब से तो नहीं ऐसा। भाई उसने कोई कहीं से थान थोड़ी कटवाया सफ़ेद साड़ी का कि वो जिसको दिखेगी सफ़ेद साड़ी में ही दिखेगी या लाल लाल में ही दिखेगी। उसने अगर कहीं से थान का कपड़ा ले लिया और सारी इस उसने तो बात अलग है, बट ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता। वो कुछ अगर आपको दिखेगा या आपको हार्म पहुंचाना चाह रहा है तो वो इतने फेरोशियस और इतने ही डेंजरस रूप में आपके सामने आएगा कि उसको आप समझ ही नहीं पाओगे। पहली बात तो कि ये मेरे साथ हुआ क्या, आपकी पहली जो प्रतिक्रिया रहेगी वो ये कि ये क्या है और ये क्या हो गया, बस दो ही प्रतिक्रिया रहेगी मेरे हिसाब से। मूवीज देखते हो भाई? पहले देखता था, और हॉरर और जितने भी आपके हॉलीवुड मूवीज़ हैं वही देखता था। मतलब अपनी इंडियन मूवीज़ देखता हूँ, बट जिसमें थोड़ा सा मैं ये लॉजिक हो उस टाइप की मूवी। ये लड़का की और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये हर पिक्चर में होता है, तो ये थोड़ा सा अपने से टाइम नहीं मिलता। तो ऑथेंटिक मूवी जिसके रिव्यूज़ वगैरह बहुत अच्छे होते हैं और जेन्युइन कोई स्टोरी होती है, उसमें कोई लॉजिक होता है, तो वो बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा रिलेटेबल या सबसे ज्यादा ऑथेंटिक मूवी किसको मानते हो जो आपने देखी हो? ऑथेंटिक और रिलेटेबल तो नहीं बोलूंगा, बट जो मैंने सबसे पहली जो मूवी देखी थी वो देखी थी एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। वो मेरा पहला इनकाउंटर था हॉलीवुड किसी मूवी का, हॉरर मूवी के साथ। और आप मानते हो सकता है पहला ही, और वो था भी बहुत अच्छी मूवी। मतलब उसे आज भी अगर आप रेट करोगे तो वो अमंग्स द टॉप 10 में आएगी या टॉप 3 भी हो सकता है उनको। और उसके बारे में आपने फिर आर्टिकल्स वगैरह भी बहुत सारे पढ़े हुए हैं। तो पहला ही इनकाउंटर किसी ज़बरदस्त मूवी से हो जाना वो आपको एक छाप छोड़ देता है। तो मेरे लिए तो
मतलब वो बेस्ट मूवी है। इसमें बताया है कि एक फादर थे, एक लड़की थी जिस पे बताते हैं कि उसके ऊपर काफ़ी आत्माएं उसके ऊपर आ गई थी, कुछ एक से ज़्यादा आत्मा उसके ऊपर आ गई थी। तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह से कुछ नहीं हो रहा था, कुछ ठीक नहीं हो पा रही थी। तो वो फादर उसका एक्सॉर्सिज्म करते हैं, और एक्सॉर्सिज्म करने के दौरान उसकी पोप होते हैं जो उनको होते हैं। अब अपन इतना उनके जानते नहीं कि उनको क्या बोलते हैं, बट फादर फादर ही बोलते हैं सब जगह। तो उस प्रोसेस के दौरान उस लड़की की डेथ हो जाती है। वो लड़की कहीं पहले किसी कॉलेज में पढ़ने गई थी, बोर्डिंग में। तो वहाँ से उसको ये चीज़ें लगने लगी थी, रात में 3-4 बजे उसको चीज़ें दिखने लगी थी। फिर वो वहाँ से ठीक नहीं हुई धीरे धीरे, तो ये एक्सॉर्सिज्म के दौरान उसको उसकी डेथ हो गई थी। तो इस केस में फादर को सज़ा होने वाली थी। तो सज़ा होने वाली थी, तो कोई केस उसका लड़ रही थी लेडी, एक एडवोकेट थी। तो ये जो थे पोप थे, या जो भी फादर थे, इन्होंने उसको समझाया कि तू मेरा केस मत लड़। बट ये इंटरेस्ट ले रही थी, तो बाद में इस लेडी के साथ भी शायद कुछ चीज़ें स्टार्ट हो गई होना। अभी ये टाइम मैं आपको बताऊँ, 15 साल से ज़्यादा हो गया मेरे को ये मूवी देखे हुए। तो मैं, बट ये स्टोरी है, इस टाइप की कोई स्टोरी लाइन है।